तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करेंगे कि अगर हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उस पर क्या क्या इफ़ेक्ट्स लगते हैं, इलेक्ट्रिकल इफ़ेक्ट्स। उसमें बच्चों हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कितना फोर्स लगता है और कितना टॉर्क लगता है, कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, अगर उसे रोटेट कराया जाए तो कितना वर्क डन होता है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्स ऑन डाइपोल। डाइपोल पे फोर्स कितना लगता है। तो किसी भी तरह से मान लेते हैं ये हमारे पास एक डाइपोल है, यहाँ पे डेफिनेटली -q चार्ज होगा और यहाँ पे +q चार्ज होगा अगर ये डाइपोल है, क्योंकि एक -q और एक +q स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं। अब आपको पता है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, पूरे रीजन में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आपको पता है जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है उतनी यहाँ पे है बेटा। तो इस पे अगर फोर्स लगेगा Q इंटू ई इस डायरेक्शन में, तो इस पे फोर्स लगेगा Q इंटू ई इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो जो नेट फोर्स लगेगा डाइपोल पे इट इज़ क्यू ई वेक्टर माइनस क्यू ई वेक्टर, हमेशा ज़ीरो लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी डाइपोल पे बेटा नेट फोर्स हमेशा ज़ीरो होता है। तो अगर ये एक रिजिड सिस्टम है, मान लेते हैं दो पार्टिकल हैं जो रिजिडली अटैच्ड हैं, तो ये अगर एक सिस्टम की तरह माने तो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होता है इट इज़ इक्वल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास होता है। ठीक है, अब चूंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ज़ीरो है और टोटल मास अगर है भी कुछ, तो भी सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट नहीं होगा। मतलब इफ़ ए डाइपोल इज़ रिलीज्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म electric field, comma, its center of mass will not accelerate। बेटा इसका सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट नहीं करेगा, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो अगर इस पे टॉर्क लगा तो रोटेट कर सकता है। अब जब सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा है तो अगर इस पे टॉर्क लगेगा तो वो 100% सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सेस के अबाउट ही बच्चे रोटेट करेगा, क्योंकि अगर किसी और पॉइंट से रोटेट कर गया, किसी और एक्सेस से रोटेट कर गया तो सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट कर जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये सेंटर ऑफ मास से ही रोटेट करे। तो इससे क्या होगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर रोटेट करेगा तो सेंटर ऑफ मास के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो नेट फोर्स ज़ीरो जस्टिफाई हो जाएगा। ओके, तो इफ़ इज डाइपोल इज़ रिलीज्ड फ्री इन इलेक्ट्रिक फील्ड, it will always rotate due to torque about an axis passing through center of mass। ठीक है, तो चलिए टॉर्क की बात कर लेते हैं कि टॉर्क कितना लगता है। तो टॉर्क ऑन डाइपोल, तो बच्चों अगर हम देखें कि मान लेते हैं कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड वी हैव अ डाइपोल। ठीक है, छोटा सा डाइपोल है बट मैं इसको थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ ताकि क्लैरिटी रहे। यहाँ पर -q होगा बेटा और यहाँ पे +q होगा, दो चार्जेस होंगे। और लेट लेंथ ऑफ डाइपोल, लेंथ ऑफ डाइपोल आप कुछ भी मान लीजिए बेटा, मान लेते हैं d है लेंथ डाइपोल की, तो ये डिस्टेंस d होगी। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो QE लग रहा है इस तरह से, और यहाँ पे फोर्स QE इस तरह से लग रहा है। तो दो एंटी पैरेलल फोर्स लगते हैं बेटा। किसी भी बॉडी पे जब दो फोर्स इस तरह से लगते हैं जिनकी लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे से जस्ट 180 डिग्री एंगल बना रही होती हैं और इनके बीच में ये डिस्टेंस d होती है, दिस इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेट अस सपोज लेंथ ऑफ डाइपोल में 2l मान लेता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे बच्चों ये कपल कहलाता है। ठीक है, और जो इस तरह के फोर्सेस होते हैं जो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, कुछ सेपरेशन होता है उनके बीच में, तो इसे हम लोग फोर्स कपल बोलते हैं। ठीक है, ये फोर्स कपल बोलते हैं। और इसका जो टॉर्क होता है बच्चों वो किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों फोर्स के बीच की डिस्टेंस होती है। इसकी एक खास बात और ये होती है कि ये जो टॉर्क होता है बेटा ये इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस पॉइंट। मतलब आप किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालिए, टॉर्क इतना ही आएगा हमेशा, फोर्स इनटू दोनों फोर्सेस के बीच की जो डिस्टेंस है। आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करेंगे इतना ही आएगा। ठीक है, तो ज़रूरी अगर नहीं है कि आप इस पॉइंट के अबाउट इतना ये फॉर्मूला लगाएं, तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट कर लीजिए तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा।
मान लेते हैं बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये डायरेक्शन है पी है, अगर ये एंगल थीटा है तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली करूँगा तो ये वाली डिस्टेंस, इफ़ दिस लेंथ इज़ 12 तो ये लेंथ 12 साइन थीटा हो जाएगी। तो जो टॉर्क आएगा इट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स क्यू ई इंटू 12 साइन थीटा, ये आएगा। इस तरह से भी आप देख सकते हैं एफ इंटू डी लगा के, या बेटा आप चाहें तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क ले लें या किसी एक पॉइंट के अबाउट ले लें। तो देखो अगर मैं एक चार्ज के अबाउट टॉर्क ले रहा हूँ तो इस पॉइंट के अबाउट खुद इसका टॉर्क 0 हो जाएगा बेटा, और इस फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन होगी उससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी, फोर्स इंटू फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन से पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट निकाल दूँ तो ये डिस्टेंस 12 साइन थीटा आएगा, तो क्यू ई इंटू 12 साइन थीटा आ जाएगा। अगर आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालना चाहते हैं तो भी आप निकाल सकते हैं, एक फोर्स ऐसे लग रहा है एक ऐसे लग रहा है, इसके अबाउट अगर निकालेंगे बेटा तो ये देखो एक फोर्स आएगा F जिसे क्यू ई मैं कह रहा हूँ, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आएगी, आधी डिस्टेंस L होगी तो ये वाली डिस्टेंस होगी L साइन थीटा, तो F इंटू L साइन थीटा क्लॉकवाइज आएगा। सिमिलरली इस फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी, दिस लेंथ इज ऑल्सो L साइन थीटा, टोटल 12 साइन थीटा है, तो F इंटू दिस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन से इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो F इंटू L साइन थीटा, F इंटू L साइन थीटा, तो F इंटू 12 साइन थीटा यानी क्यू ई इंटू 12 साइन थीटा, तब भी हमारा जो टॉर्क आएगा उतना ही आएगा। तो ये कपल वाली बात अगर आप याद रखेंगे तो इट इज़ बेटर। और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है कि ये टॉर्क सभी पॉइंट्स के अबाउट सेम होता है, इसीलिए बच्चों जब डाइपोल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टॉर्क लग रहा है इट इज़ ए टॉर्क ऑफ फोर्स कपल, तो फोर्स कपल का जो टॉर्क होता है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस पॉइंट, सभी पॉइंट से पास होने वाली एक्सेस के अबाउट सेम होता है। इसलिए आपको ये कभी मेंशन नहीं किया जाएगा कि किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना है, टॉर्क हमेशा हर पॉइंट के अबाउट सेम होता है बेटा। तो देखो इसको ऐसे लिख लेते हैं, Q इंटू 2L ये हमारा डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, ये E इंटू साइन थीटा, तो टॉर्क लिख सकते हैं पी ई साइन थीटा, ठीक है। अब अगर आप टॉर्क की डायरेक्शन देखेंगे तो टॉर्क की डायरेक्शन यहाँ पे क्लॉकवाइज आ रही है, ठीक है। इस पॉइंट के अबाउट या देखेंगे इसका जो कपल का टॉर्क आएगा कुछ इस तरह से रोटेट कराने की कोशिश करेगा क्लॉकवाइज, और अगर आप देखें तो P वेक्टर ऐसा है, यहाँ पे E वेक्टर ऐसा है, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पे P क्रॉस E की भी डायरेक्शन जो होगी, अगर स्क्रू रूलर P को E की तरफ लाएंगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी P क्रॉस A की। मतलब वेक्टोरियली अगर हम रिलेशन लिखना चाहें तो जो P क्रॉस E की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन हमारी टॉर्क की है, इसका मतलब है ये रिलेशन हमारा वेक्टोरियली करेक्ट हो जाएगा। तो किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स होता है वो तो ज़ीरो होता है, बट जो टॉर्क लगता है वो आपका P क्रॉस E होता है, या जो उसकी वैल्यू आएगी वो P E साइन थीटा आएगी। मतलब दो सिचुएशन में टॉर्क ज़ीरो होगा, एक तो टॉर्क तब ज़ीरो होगा जब हमारा डाइपोल थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एंगल बनाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर भी टॉर्क ज़ीरो होगा, ठीक है, डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग रखा है। दूसरा अगर हमारा डाइपोल 180 डिग्री एंगल बना रहा है तो भी डाइपोल ज़ीरो होगा। ये दोनों सिचुएशन आप कह सकते हो रोटेशनल इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम उस सिचुएशन को बोलते हैं जहाँ पे नेट टॉर्क ज़ीरो होता है किसी बॉडी पे, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे हम डिस्कस करेंगे कि इसमें से एक स्टेबल रोटेशनल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, एक अनस्टेबल रोटेशनल इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, तो कौन सी स्टेबल है कौन सी अनस्टेबल है इस पे चर्चा हम आगे करेंगे। तो फोर्स और टॉर्क दो चीज़ों की बातें बच्चों हमने कर ली हैं। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, तो बेटा मान लेते हैं फिर से डायग्राम बना लेते हैं। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, और यहाँ पर एक डाइपोल है हमारे पास P, दिस इज नेगेटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस एंगल इज थीटा एंड दिस लेंथ इज 2L, दिस होल लेंथ इज 2L। तो बेटा आप बहुत सिंपल तरीके समझ सकते हैं, दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट अस सपोज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज A। तो बेटा यहाँ पे -Q चार्ज है, यहाँ पे +Q चार्ज है, ठीक है। और इस पॉइंट को अगर मैं A कह रहा हूँ, इस पॉइंट को B कह रहा हूँ, तो अगर मुझे इस डाइपोल की टोटल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो बहुत सिंपल तरीके से मैं लिख सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ -Q चार्ज प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ +Q चार्ज है ना। तो दोनों की पोटेंशियल एनर्जी बच्चों चाहिए,
तो बहुत सिंपल तरीके से लिखा जा सकता है। पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट चार्ज की जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में जनरल, उसे हम लिख सकते हैं चार्ज साइन के साथ इनटू पोटेंशियल। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल और वहाँ पे चार्ज साइन के साथ इनटू बी पॉइंट का, तो चार्ज इनटू पोटेंशियल होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों यहाँ से Q कॉमन आ रहा है, ये VB माइनस VA आ रहा है। अब दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इसे अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 मानूँ तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने वैसे तो इन जनरल मैंने पढ़ाया था माइनस इंटीग्रेशन E.dr, बट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसे माइनस E.d लिखते थे, ED cos थीटा। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये है, ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी है, तो एक्यूट एंगल पे पोटेंशियल घटता था, ए हाई होता था बी लो होता था। तो बी माइनस ए जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, माइनस ED cos थीटा आएगा। तो अगर मैं VB माइनस VA की वैल्यू माइनस ED cos थीटा पुट कर दूँ बेटा क्वेश्चन नंबर 2 और 1 का यूज़ करके, ये मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाया है, अपने नोट्स चेक करिएगा। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल ये आ रहा है माइनस का E इंटू डी इंटू कॉस थीटा। जो लेंथ ऑफ डाइपोल है वो D मान लीजिए, या मैंने 2L मानी है तो D की वैल्यू 2L लिख दीजिए। तो माइनस Q इंटू डी की वैल्यू 2L रख दी इंटू E cos थीटा। Q इंटू डी या Q इंटू 2L ये डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड है बेटा, तो इट इज़ माइनस PE cos थीटा। ये हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी। अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो P डॉट E आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे तीनों के तीनों रिजल्ट बच्चों दो ही हैं मेनली। फोर्स तो ज़ीरो हो गया और टॉर्क हो गया P क्रॉस E, या वैल्यू हो गई PE साइन थीटा, और पोटेंशियल एनर्जी हो गया माइनस P डॉट E, माइनस P डॉट E। इसका मतलब ये है कि जब इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी। जब इलेक्ट्रिक डाइपोल इस तरह से होगा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी माइनस PE, सबसे मिनिमम होगी। और आपको याद होगा ये टॉर्क ज़ीरो होता था, तो टॉर्क अगर ज़ीरो है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है बच्चों, तो ये सिचुएशन जो होती है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, स्टेबल रोटेशनल इक्विलिब्रियम पॉइंट, स्टेबल रोटेशनल इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। ठीक है, पोजीशन होती है। यानी अगर डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर रखा जाए तो टॉर्क नहीं लगेगा, मतलब इट इज़ ए रोटेशनल इक्विलिब्रियम पोजीशन। और बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, तो मिनिमम कहाँ होती है? जहाँ डाइपोल स्टेबल होगा। कोई भी सिस्टम जब स्टेबल होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी उस वक्त लोकल मिनिमम में अचीव करती है। सिमिलरली जब इलेक्ट्रिक फील्ड के बच्चों डाइपोल अपोजिट डायरेक्शन में रखा होगा तो थीटा 180 डिग्री होगा, उस सिचुएशन में टॉर्क ज़ीरो होगा, बट पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी प्लस PE के बराबर होगी। cos 180 माइनस 1 हो जाएगा। तो टॉर्क तो ज़ीरो है बट इट इज़ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब अगर आप देखेंगे आप डाइपोल को ज़रा सा भी रोटेट कर देंगे तो घूम के पलट जाएगा। तो अनस्टेबल रोटेशनल इक्विलिब्रियम है बच्चों ये। ठीक है, और ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम, यहाँ पर अगर डाइपोल को स्मॉल एंगल ऐसे घुमाएंगे तो ये वापस टॉर्क की वजह से ऐसे आ जाएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि P क्रॉस E होती है टॉर्क बेटा। तो आप जैसे ही डाइपोल को इस तरह से करेंगे तो ये डाइपोल ऐसे होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वेक्टर है वो इस तरह से इधर की तरफ है। तो P क्रॉस E, तो P वेक्टर P क्रॉस E जो टॉर्क लगेगा ऐसे लगेगा क्लॉकवाइज। ये E है तो ये P वेक्टर P क्रॉस E इधर की तरफ टॉर्क लगेगा। आप राइट हैंड थंब रूल से देख सकते हैं इस तरह से टॉर्क लगेगा इस डायरेक्शन में P क्रॉस E। तो ये जो डाइपोल होगा अगर आपने ऐसे जरा सा भी किया तो वापस आ जाएगा, वापस अपनी इस तरह से करने की कोशिश करेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा। तो ये जो टॉर्क है वो रीस्टोरिंग टॉर्क होगा। सिमिलरली ऐसे लाओगे तो वापस ऐसे ले जाएगा, P इधर होगा, E वेक्टर इधर होगा, तो P वेक्टर E की तरफ जाएगा। इस तरह से बच्चों टॉर्क लगेगा, राइट। तो राइट हैंड थंब रूल से देख सकते हो। बट इसमें अगर देख रहे हो आप E वेक्टर ऐसा है आपका और P ऐसा है, आपने जरा सा ऐसे रोटेट किया तो P क्रॉस E टॉर्क की डायरेक्शन ऐसी होगी। मतलब आप जिस डायरेक्शन में थीटा एंगल दोगे उसी डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा। तो जैसे ही ये डाइपोल ऐसा था, सपोज आपने हल्का से ऐसे रोटेट किया, तुरंत पलट के ही ऐसे हो जाएगा। ये मतलब ये इस पोजीशन में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे होगा। ऐसे हल्का से रोटेट करोगे वापस ऐसे नहीं आएगा, ये पूरा घूम के ऐसे इस पोजीशन पे
इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो दिस इज अनस्टेबल रोटेशनल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे बच्चों हम देखेंगे आगे सिंपल हार्मोनिक मोशन बनेगा, एंगुलर एसएचएम होता है। आप हल्का सा एंगल देंगे तो ये ऐसे आएगा, फिर इधर जाएगा तो इधर हो जाएगा, तो ये ऐसे 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 एंगुलर एसएचएम करता रहता है बेटा, ओके। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको समझना है। तीसरा है वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल। किसी डाइपोल को रोटेट करने में कभी भी अगर वर्क डन पूछा जाए तो कैसे करोगे? अगर डाइपोल को स्लोली रोटेट किया जा रहा है एंड देयर इज़ नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो W एक्सटर्नल हमेशा वो क्या होता है भाई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बट अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं किया है, इफ़ डेल्टा के इक्वल टू 0, तो जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होता है, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था बेसिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जब पढ़ाई थी, कि जो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन होता है इट इज़ इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो U फाइनल माइनस U इनिशियल आएगा, और U फाइनल, बस यही लॉजिक याद रखिए, कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। फाइनल एंगल अगर θ2 है तो पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला लग जाएगा डाइपोल की, माइनस और ये माइनस PE cos θ1। तो इसको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं, बच्चे इसको भी रट लेते हैं। लॉजिक पकड़ के बैठिए कि जब भी वर्क डन आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव करेंगे, कोई भी n चार्ज पार्टिकल के सिस्टम में बदलाव करेंगे, एक चार्ज पार्टिकल को मूव करा रहे हैं, डाइपोल मूव करा रहे हैं, कुछ भी चेंजेस करेंगे एंड इफ़ देयर इज़ नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो डेफिनेटली हमारे द्वारा जो किया गया वर्क डन है वो U फाइनल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। यही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा किया गया वर्क डन होगा तो सिमिलरली W एक्सटर्नल जो होता है, W एक्सटर्नल वही माइनस W फील्ड या W कंजर्वेटिव के बराबर होता है। लेकिन इसके लिए शर्त होती है, ये रूल रिजल्ट तभी एप्लीकेबल है जब डेल्टा के 0 होता है। इसका मतलब जो ये हमने W एक्सटर्नल निकाला है, इसी को माइनस साइन के साथ W कंजर्वेटिव लिख सकते हैं, या जो भी W एक्सटर्नल आएगा उसमें माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। तो इस तरह से हमने देखा कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही बेटा, एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका पोजीशन के साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कुछ नहीं चेंज हो रहा है, उसमें डाइपोल पे फोर्स 0 लगता है, टॉर्क P क्रॉस ही लगता है, PE sin थीटा, फॉर्मूले याद रखिए, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो माइनस PE cos थीटा होती है या माइनस P डॉट E होती है, और जो वर्क डन होगा वो रोटेट कराने में विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी it will always be equal to the change in potential energy of the dipole, ठीक है। तो इस पे बच्चों क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ फंक्शन दे के कुछ भी कोई भी सिंपल सवाल बन सकता है आपका, ठीक है। P वेक्टर दे देगा, E वेक्टर दे देगा और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा, एक एग्जाम्पल चलिए देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और उसमें एक कैविटी हमने कर दी, स्फेरिकल कैविटी, पूरे में यूनिफॉर्मली वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भरी हुई है, पूरे में चार्ज भरा हुआ है, और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है ये रो कूलम पर मीटर क्यूब है। स्फीयर के सेंटर से कैविटी के सेंटर को मिलाने वाला वेक्टर A है, ठीक है। और इसके अंदर ये जो लाइन है, ये लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन से 60 डिग्री एंगल बना रही है, 60 डिग्री, ठीक है। अब एक डाइपोल इस कैविटी के अंदर रखा है, हॉरिजॉन्टल डाइपोल रखा है, तो अब ये जो रेडियस है ये कैपिटल R है, ठीक है। अब हमसे सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फाइंड आउट, ठीक है, ये नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। तो फाइंड आउट नेट फोर्स ऑन द डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क ऑन द डाइपोल, ठीक है। ये 3 चीज़ें जैसे पूछ जाती, तो सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होती है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, अगर उसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो रो A वेक्टर डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जो A वेक्टर की डायरेक्शन होगी, और डाइपोल जो है यानी कि इसी डायरेक्शन में होगी, और डाइपोल हॉरिजॉन्टल रखा है, तो A वेक्टर और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो डाइपोल ऐसे रखा है, E ऐसे होगी, ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। तो बस सारे फॉर्मूले वही लगेंगे, फ़र्क सिर्फ इतना है बेटा कि यहाँ पे E आपको दे नहीं रहा है, E निकालना पड़ रहा है आपको। तो E की वैल्यू, मैग्नीट्यूड जो E का आएगा वो सिंपल रो A डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो फोर्स का आंसर तो 0 हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस PE cos 60,
तो माइनस पी ई हो जाएगा रो ए डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट कॉस 61/2। तो पी रो ए डिवाइड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, टॉर्क आएगा पी ई साइन थीटा बेटा। तो पी ई, तो पी हो गया, ई हो गया रो ए डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, साइन 60 हो गया √3/2, √3/2। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। तो कहीं कोई भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जांपल ले सकते हैं। देखो कैविटी के अंदर डाइपोल रख दिया, तो कोई डरावना सवाल आपको लग सकता है, बट है कुछ नहीं। कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है, हमने पढ़ाई थी। तो बेसिकली क्या है, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन में है। तो पहली बात तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के जो पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स वाले ये फार्मूले याद होने चाहिए। दूसरी बात ये समझ में आना चाहिए कि आपको कि कैविटी के अंदर फील्ड जो होगी वो यूनिफॉर्म होगी और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ये सारी चीज़ें बच्चों इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो इसमें बस नेक्स्ट क्लास में हम लोग जरा सा बचा है उसको डिस्कस कर लेंगे। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पे फोर्स कैसे निकालते हैं और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, कुछ बेसिक बातें और करेंगे। और इसके बाद बस प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर और सेल्फ एनर्जी बच्चों हमारा बचा है और बाकी ख़त्म हो गया।